गांव वर्सेस शहरी बहू की शॉपिंग। रश्मिका और तारा दोनों सुन लो, ये बाजार हफ्ते में बस एक ही बार लगता है और यहाँ जरूरत का हर सामान मिल जाता है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि जो भी चाहिए जल्दी जल्दी जितना हो सके ले लो। तो गाइज, आज मैं आई हूँ अपने शहर के संडे बाजार में और यहाँ सब कुछ बहुत ही चीप प्राइस पर है। यहाँ की औरतें कितनी बदतमीज हैं, धक्के देकर आगे बढ़ रही हैं। बहू, तारा बहू। बोलो माँ जी, आप क्या बोल रही हो? तुझे मना किया था ना कि ये रील कैमरा आज अपने साथ लेकर मत चलना। बहू, हर जगह पर सभी काम नहीं किए जाते हैं। यहाँ ये इतनी भीड़ भड़के वाला बाजार लग रहा है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। यहाँ से तो जल्दी जल्दी सामान लो और घर चलो। माँ जी, आपको तो मेरे हर काम से दिक्कत ही होती है, लेकिन मैं रील जरूर बनाऊंगी। वैसे भी मैं ऐसी सस्ती जगहों से शॉपिंग नहीं करती हूँ। बेटा, इसमें सस्ता महंगा क्या है? माँ जी, आप तारा से मत बोलिए, मैं अकेली ही जाकर जल्दी जल्दी से जरूरत का सामान ले आती हूँ। और वैसे भी ऐसी ही जगहों से शॉपिंग करके बचत की जा सकती है। ठीक है बहू, तू ले आ। गंगा से ऐसे बोलकर रश्मिका भीड़ में घुस गई, जहां से वो सामान बटोर बटोर कर लाने लगी। अरे वाह, कितना सस्ता सामान है ये। 1 किलो डिटर्जेंट बस 100 रुपए में, एक ले लेती हूँ। अरे वाह, बड़ी वाली साबुन का पैक भी बस 50 रुपए में आ रहा है, एक ये भी ले लेती हूँ। रश्मिका बेटा, चलिए साबुन सर्फ तो ले लिया, देख वहाँ शायद साड़ियों पर सेल है। चल साड़ी देखने चलते हैं। माँ जी, वैसे मुझे अभी साड़ियों की जरूरत तो नहीं, लेकिन चलो जब सस्ती मिल रही है तो फिर ले लेती हूँ। अभी कुछ दिन बाद होने वाली महापूजा में पहन लूंगी। तू बस अपना ही मुंह देखती रहेगी या कुछ खरीदेगी भी? नहीं माँ जी, आप तो जानती है कि मुझे ये सस्ता और ओल्ड फैशन सामान खरीदना पसंद नहीं है। आप ही ले लो, मैं तो कोई ट्रेंडिंग ड्रेस ही लाऊंगी। हाँ, पैसा तो पेड़ पर उग रहा है तेरा। अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ। अब ज्यादा मुझे ताने मत मारो। तारा ने गंगा के बोलने पर थोड़ा सामान खरीद लिया, जिसके बाद वो सभी घर आ गई। गंगा की 2 बहुएं थीं, तारा और रश्मिका। तारा उसकी शहरी बहू थी, तो वहीं रश्मिका गांव से आई हुई थी। तारा एकदम खर्चीले किस्म की बहू थी, जबकि रश्मिका बेहद हिसाब से चलने वाली थी। आज भी रश्मिका ने हिसाब से शॉपिंग की। माँ जी, ये 1 किलो सर्फ, ये साबुन, शैम्पू भी ले आई, ये खाना बनाने का तेल, ये माँ जी बर्तन सस्ते मिल रहे थे, और 2 साड़ी हैं, एक मेरी और एक आपकी। अरे बहू, मेरी साड़ी क्यों ली तूने? अब जब मैं अपने लिए ले रही थी तो आपके लिए कैसे नहीं लेती? तू क्या लाई है तारा बहू? ये साड़ी आप बोले जा रही थी तो मैंने 2 साड़ी ले ली अपने लिए। बाकी ये एक 1 पीस ड्रेस, एक आई शेडो, ये फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर, मतलब पूरा ये मेकअप किट है, और थोड़े से हेयर केयर के प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। तू तो यही फिजूल खर्ची ही करना। मैंने तुझसे कितनी बार बोला था कि जरूरत का सामान ले ले, लेकिन तू यही बेकार का सामान ही उठा कर लाई। आपकी दिक्कत क्या है माँ जी? आपको मुझे सामान दिलवाना भी था, और वो भी अपनी ही मर्जी से। तारा ऐसे बोलती हुई अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद गंगा रश्मिका से बातें करने लगी। ऐसे ही अगले दिन। सुनिए जी, आज तो आपकी छुट्टी है, मुझे ले चलिए ना मॉल। मॉल क्यों जाना है तारा? अरे अभी कल ही तो तुम माँ के साथ बाजार गई थी, अब मॉल जाने को बोल रही हो? हाँ, मुझे मॉल जाना है, और माँ जी बड़ी ही बेकार सी जगह पर मुझे लेकर गई थी। वहाँ मुझे कुछ भी ट्रेंडिंग सामान नहीं मिला। मुझे ले चलिए ना मॉल। मैंने एक रील देखी है, मुझे भी वो रिक्रिएट करनी है। अच्छा बाबा, चलो। तुम और तुम्हारी रील, मुझे तो इसी समय बर्बाद करके रख दिया है। मुकुल तारा को मॉल से शॉपिंग करवाने को राजी हो गया। कुछ ही देर में मुकुल और तारा दोनों तैयार होकर नीचे आई। जहाँ मुकुल, तारा कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, वो तारा को शॉपिंग करनी है, तो बस इसे मॉल ही लेकर जा रहा था। फिर से शॉपिंग? तारा बेटा, अभी कल ही तो हम लोग गए थे। क्या माँ जी, सभी को कल कल की रट लगी हुई है। अरे कल का बाजार भी क्या कोई बाजार था? बिल्कुल बेकार की जगह थी वो। मैं तो मॉल से ही सामान लेकर आऊंगी। तारा ऐसे बोलते हुए मॉल ही चली गई। मॉल से ही सामान लाएंगी? मेरे बेटे को इसने बर्बाद कर डाला। माँ जी, लीजिए पानी पी लीजिए। और ज्यादा गुस्सा क्यों करती हैं आप? तारा की आदत तो आप जानती ही हैं। बहू, ये तारा तेरी तरह क्यों नहीं है? एक तरफ तू है सुशील, घर के सारे काम संभाल लेती है, हिसाब से शॉपिंग करती है, और दूसरी तरफ ये तारा है जो हिसाब से चलना जानती ही नहीं है। एक तरफ गंगा ऐसे बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुकुल, वो बिल्कुल सेम यही ड्रेस है जो वायरल हो रही है, मुझे यही चाहिए, दिलवाओ ना। मैं तुमसे लेने को मना नहीं कर रहा हूँ तारा, लेकिन ये ड्रेस बहुत महंगी है। तुम खुद देखो, बस एक रील के लिए तुम 15,000 की ड्रेस खरीदोगी। हाँ, लूंगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तारा, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी जिदों से। ले लो, लेकिन इससे अलग अब कुछ नहीं दिलवाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। तारा ने जिद करके एक रील बनाने के लिए 15,000 की ड्रेस खरीद ली और उसे लेकर वो घर आ गई।
ले आई बहू? तारा ने गंगा की बात का भी जवाब नहीं दिया और वो सीधा अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर रील बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ देवर जी, आप ऐसे ही बाहर चले गए थे, नाश्ता कर लीजिए, मैंने बनाया हुआ है। रश्मिका घर में सभी का ख्याल रखती थी। उसने ही मुकुल को खाने को दिया, जबकि मुकुल की पत्नी बस रील्स बनाने में बिजी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब इस घटना को लगभग 4 से 5 दिन बीत चुके थे। आज भी तारा अपने घर के सोफे पर बैठी हुई फोन चला रही थी। तारा, मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ, अपने पाँव ऊपर कर लो। अच्छा। तारा, ऐसा भी क्या देख रही है जो तेरी नजर बस इस फोन की स्क्रीन पर ही जमी हुई है? मैं ऑनलाइन सामान देख रही हूँ। फिर सामान? अभी तो हमने शॉपिंग की थी तारा बहू। अब ये फोन रख दे और रश्मिका के साथ कोई घर का काम देख ले। बस करो माँ जी, चुप हो जाओ। अच्छा, ये देखकर बताओ कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, ये मंगवा लूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तू 15,000 की ड्रेस लेकर आई है, अब कुछ नहीं मंगवाने दूंगी। आपसे पूछ भी कौन रहा है, आप तो बस यही बोलती हो। तारा ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई, जहां जाकर उसने फिर से कई चीजें ऑर्डर कर दी और उसके बाद वो सो गई। ऐसे ही 2-4 दिन और बीते और आज के दिन। चलो, पूजा तो हो गई, अब जल्दी से सफाई करके सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। रश्मिका ने सुबह सुबह पूजा करके बस सफाई के लिए झाड़ू ही उठाया था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, सुबह सुबह कौन है? आ रही हूँ। रश्मिका दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि वहां पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। रश्मिका ने उससे पार्सल ले लिया और ये जरूर तारा का ही पार्सल होगा जो वो उस दिन बुक कर रही थी। रश्मिका ने वो पार्सल लेकर टेबल पर रख दिया और फिर उसने सफाई कर दी। कुछ ही देर में सभी घर वाले जाग गए और फिर वो सबका नाश्ता बनाने लगी। फिर से दरवाजे की घंटी बजी। अब कौन है? आई। अरे, एक और पार्सल। रश्मिका ने वो पार्सल भी पहले वाले के पास ही रख दिया। ऐसे ही कुछ देर बाद जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई तब तक एक और पार्सल आ गया और उसे लेना पड़ा। ऐसे ही करते करते 5 पार्सल आए और 5 के आने के बाद तारा जागी। गुड मॉर्निंग। अरे, मेरे पार्सल आ गए, वाह, अब तो मैं रील बनाऊंगी। तारा ने रश्मिका को शुक्रिया भी नहीं कहा और वो रील बनाने को अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही सब जारी था और आज के दिन रश्मिका, गंगा और तारा तीनों एक गांव के बाजार जा रही थी। तारा, ये 1 पीस ड्रेस पहनकर वहाँ मत जाओ, इस जगह का माहौल ऐसा नहीं है। वो गांव में लगने वाला बाजार है और हम तो बस सस्ते की वजह से जा रहे हैं। चुप रहो, मैं वहाँ रील बनाऊंगी और ऐसे ही जाऊंगी। रश्मिका बहू, इसे मत समझा, इसे चलने दे ऐसे ही। चलो अब जल्दी, नहीं तो बस निकल जाएगी। गंगा के बोलने पर दोनों बहुएं उसके साथ चल दी। आज वो एक गांव के बाजार जा रही थी जहां सामान सस्ता मिल रहा था। बस से कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गई जहां रश्मिका ने जल्दी जल्दी शॉपिंग करना शुरू किया और तारा रील ही बनाने में बिजी थी। गाइस, आज हम आए हैं इस देहाती से बाजार। बहू, यहाँ ये सब मत कर, जल्दी से शॉपिंग करो और घर चलो। गंगा ने तारा को काफी समझाया लेकिन तारा रील वगैरह बनाने से बाज नहीं आई। अंत में ये हुआ कि रश्मिका और गंगा जल्दी शॉपिंग करके बस से घर आ गईं, जबकि तारा रील बनाते बनाते बाजार में ही रह गई। और ऐसे ही कुछ देर बाद हैं, माँ जी और रश्मिका भाभी कहाँ गई? कपड़े तो देखो जरा, इसके शॉपिंग करने आई है या लड़के पटाने? इस पर ध्यान ही मत दो। सभी बाजार की औरतें तारा पर कमेंट करने लगीं तो वहीं आसपास के लड़के उसे छेड़ने लगे। अब तारा को एहसास हो रहा था कि उसकी भाभी और सास क्यों उससे मना कर रही थी। तारा ने काफी देर से उन्हें झेला और फिर काफी देर बाद मुकुल उसे वहां लेने पहुंचा जहां से तारा घर आई। मुझे माफ कर दो माँ जी और रश्मिका भाभी, मुझे आपकी बात को मान लेना चाहिए था, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तारा को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। आज की घटना से उसकी आंखें खुल गई थी, जिसके बाद फिर कभी तारा ने फिजूल कामों और फिजूल खर्ची को महत्व नहीं दिया और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मैंने यश को पूरे दिल से चाहा था कनिका, फिर भी तुम्हारे भाई ने मेरा दिल तोड़कर इस लड़की से शादी कर ली। आखिर इसमें से क्या बात है जो मुझ में नहीं है? काम डाउन रिचा, प्लीज तुम रो मत। भले ही माँ पापा यश भाई की शादी उस फौजी भाभी से करवा रहे हैं, मगर मुझे ये काली फौजी भाभी नहीं चाहिए। इसने मेरी पक्की सहेली का पत्ता काटा है, मैं इसका जीना दुश्वार कर दूंगी। एक तरफ मंडप में यश संध्या के फेरे चल रहे थे, वहीं संध्या की इकलौती घमंडी नंद कनिका के प्रति साजिश रच रही थी। संध्या सीधी सुलझी हुई थी, वो पेशे से एक फौजी थी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह संपन्न हुआ, वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आंखों में आंसू लिए संध्या माँ के पैर छूती है।
झुक झुक जीती रहे मेरी बेटी, सदा सुहागन रहे, खुश रहना समधी जी, समधन जी। आज से मेरी संध्या आपके घर की बहू हुई। निश्चिंत रहिए सावित्री बहन, संध्या को हम अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। ससुराल वाले संध्या को विदाई करवा के ले आते हैं, जहाँ आरती की थाली माँ के हाथों से लेते हुए कनिका स्वागत करवाती है। माँ लाओ आरती की थाली, मुझे दो, मेरी फौजी भाभी का स्वागत मैं करूंगी। आजा तू कर ले। दिखावटी खुशी जाहिर करते हुए कनिका फूल बिछाकर स्वागत करती है। संध्या भाभी अब इन फूलों पर चलकर अंदर आ जाइए। कनिका, ये फूल बिछाने वाली फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ना तेरी भाभी फौजी है। संध्या को कभी चट्टान, कभी बर्फ तो कभी अंगारों पर भी चलना पड़ता होगा। क्या भैया, मैंने कितने मन से फूल मेरी फौजी भाभी के लिए बिछाए थे। कनिका, तुम खफा क्यों होती हो? तुमने इतने प्यार से ये फूल से मेरे स्वागत में बिछाए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। संध्या खुशी खुशी सुखी जीवन के सपने संजोई हुए ससुराल में पांव बढ़ाती है। वेलकम होम मेरी फौजी भाभी। अभी तक तुम इन फूलों पर चलकर आ रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में इतने कांटे बिछा दूंगी कि तुम बहुत जल्द इस घर से बाहर होगी, क्योंकि मुझे फौजी भाभी नहीं चाहिए। रात काफी हो गई है, चलिए गायत्री जी, चलकर आराम किया जाए। यश, बहू को भी कमरे में ले जा, उसे भी थकावट हो गई होगी। जी पापा, चलो संध्या। अपनी फौजी भाभी और भाई को कमरे में जाता हुआ देखकर कनिका हाथ मलते हुए षड्यंत्र रचती है। मुझे इन दोनों को करीब आने से रोकना होगा, कुछ सोच कनिका। सच कहूँ तो आज तुम्हारा पति बनकर मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ संध्या। इतनी खूबसूरत, बहादुर, जिंदा दिल लड़की मेरी हमसफर जो बन गई है। जब पहली बार तुम्हें देखा था, पता ही नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया। यश के प्यार का इकरार सुनकर संध्या शर्मो हया से पलके झुका लेती है। तभी संध्या का फोन बजता है। इतनी रात को कर्नल सर का फोन? हेलो, जय हिंद सर। फौजी संध्या, एक बुरी खबर है। कुछ कश्मीरी काफिरों ने बॉर्डर पर हमला बोल दिया है। कमांड से ऑर्डर है, आपको आना होगा, ओवर एंड आउट। संध्या फोन काट देती है और नम आंखों से कहती है, मुझे जाना होगा यश जी, बॉर्डर से फोन आया था। अब इस वक्त? पर आज तो हमारी सुहागरात है, हमने कुछ वक्त भी साथ नहीं बिताया है। यश जी, मैं आपकी पत्नी होने से पहले एक फौजी भी हूँ। इस वक्त मेरे वतन को मेरी जरूरत है। उम्मीद करती हूँ इस पल में आप मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत बनेंगे। संध्या फौजी की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कमरे के अंदर से सास, ससुर, गायत्री, नरेंद्र निकल कर आते हैं। बहू, यश, तुम दोनों को इस वक्त कमरे में होना था, यहाँ क्यों हो? और बहू, तुमने ये फौजी की वर्दी क्यों पहनी है? मौके का फायदा उठाते हुए कनिका अपनी फौजी भाभी के खिलाफ भड़काती है। वही तो मैं भी कह रही हूँ माँ, भाभी आज तो शादी करके आई हैं और देखो बॉर्डर पे जा रही है। भाई कितने उदास हैं। आखिर इस घर के प्रति, हम सब के प्रति और खास करके भाई के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? मगर उन्हें तो अपनी फौजी की नौकरी प्यारी है। कनिका, मैंने वतन की हिफाजत की शपथ खाई थी। माँ जी, आप तो समझिए। गायत्री बिना कुछ कहे अंदर से आरती की थाली लाकर जंग पर जाते हुए फौजी बहू को तिलक करती है। जाओ संध्या बहू, विजयी भव, जीत कर आना। माँ, मैं संध्या को स्टेशन तक छोड़कर आता हूँ। संध्या को बॉर्डर पर गए कुछ दिन गुजर जाते हैं। अपनी फौजी भाभी के पीठ पीछे कनिका अलग से खिचड़ी पकाने लगती है। जब तक मेरी फौजी भाभी बॉर्डर पर है, मैं उस रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगी। बस मुझे भैया की दुखती नस पर हाथ रखना है। कनिका झूठे आंसू रोते हुए अपनी माँ के पास आकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। कनिका, क्या बात है, क्यों रो रही है तू? रो नहीं तो क्या करूं डैडी, मुझसे यश भैया की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। जब से संध्या भाभी बॉर्डर पर जंग लड़ने गई है, भैया ने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है और भाभी ने एक खत भी लिखना जरूरी नहीं समझा। गायत्री और नरेंद्र संध्या कनिका के आगे आग लगाऊ बातों में आ जाते हैं और गायत्री खफा अंदाज में बोलती है, बस आखिर ऐसी भी कौन सी वतन की रखवाली में उलझी है संध्या बहू? कम से कम एक फोन करके हम सब की खैर खबर तो ले सकती है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने फौजी को बहू बनाया। मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए मुझे फौजी भाभी नहीं चाहिए थी माँ। पता है, रिचा यश भैया से बहुत प्यार करती है। आज उसका जन्मदिन भी है। अगर आप कहें तो मैं भैया को ले जाऊं? हाँ ले जा, इसी बहाने यश का दिल तो बहल जाएगा। कनिका यश को रिचा की झूठी बर्थडे पार्टी में ले जाती है जहां शैंपेन पार्टी चल रही थी। यश, वुड यू लाइक टू ड्रिंक? शुक्रिया, पर मैं पीता नहीं। क्या भाई, इतने प्यार से रिचा ने ड्रिंक बनाया है, पी लीजिए प्लीज। एक तरफ अपनी शादी के बंधन को भूलकर यश नशे में चूर हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे दुख भरे मन के साथ संध्या चांद को देखती हुई उसकी तस्वीर को सीने से लगाई थी। पता नहीं मेरे यश जी कैसे होंगे। मैंने उन्हें कितने खत लिखे मगर उन्होंने किसी खत का जवाब नहीं दिया।
खैर अब तो 26 जनवरी की छुट्टी में 4 दिन रह गए हैं, फिर मैं यश जी से मिलूंगी। मैं जानती हूँ मुझसे खफा है, मगर मैं लौटकर सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगी। इतने ठंडे तापमान में बॉर्डर पर तैनात ब्रिगेडियर कहते हैं, फौजी संध्या, इतनी बर्फबारी में आप बाहर क्यों हैं? कैंप में जाकर आराम कीजिए। सर मैं बस जल्द से जल्द ससुराल लौटना चाहती हूँ, 1-2 दिन बाद तो छुट्टी मिल जाएगी। वैसे बड़े ही खुश नसीब हैं आपके पति, जिन्हें आप जैसी वफादार पत्नी मिली है। आज के जमाने में इतनी पतिव्रता औरतें नहीं मिलती। जहां एक तरफ अपने पति से मिलने के लिए संध्या एक एक दिन गिन रही थी, वहीं सुबह जब यश की आंख खुलती तो वो खुद को ऋचा के साथ बिस्तर में पाता है। मैं कहाँ हूँ? ऋचा, तुम, मैं, हम यहाँ कैसे आए? भैया, इस मंजर के बाद भी आपको कुछ बताना पड़ेगा। इस बेचारी को कौन अपनाएगा? अब आपको ही इससे शादी करनी होगी। नहीं, संध्या मेरी पत्नी है। मैं सपने में भी उसके सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। बस भैया बस कीजिए, आप तो उस फौजी भाभी पर जान लुटाए हुए हैं। पढ़िए इस खत को, क्या भेजा है? यश जैसे ही खत पढ़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यश, मुझे भूल जाना, मैं मेरे कैप्टन विक्रम के साथ अपना घर बसा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि संध्या इतनी बदकिरदार बगैरत निकलेगी। अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। वेल डन भैया, यही तो मैं चाहती थी। वैसे भी मुझे फौजी भाभी नहीं चाहिए थी। कुदरती दोनों की सगाई का मुहूर्त 26 जनवरी को निकलता है। उधर दिल में हजारों ख्वाब लिए संध्या बॉर्डर से लौटती है। पूरी सड़क तिरंगे से लहरा रही थी। सबने उसके खातिर तोहफे भी खरीदे थे। बस कुछ देर की बात है यश जी, इस बार हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। जैसे वो ससुराल पहुंचती है तो वहां महफिल जमी हुई थी और यश ऋचा को अंगूठी पहना रहा था। यह मंजर देखकर संध्या का दिल टूट जाता है। डबडबाई आंखों से वो कहती है, ये नहीं हो सकता यश जी, आप शादी कर रहे हैं। अग्नि को साक्षी मानकर आपने 7 फेरे लेकर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। अच्छा, बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक पति भी है? ओह नो, अगर इन दोनों के बीच की उलझन दूर हो गई तो मेरा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। किसी भी तरह से मुझे इस फौजी भाभी को पकाना होगा। घमंडी नंद कनिका धक्के मारकर संध्या को निकालने लगती है। निकलो यहाँ से, जाओ। मेरी फौजी भाभी, सबको पता है तुम बॉर्डर पर कौन सा फर्ज निभा रही थी। तभी एकदम से पीछे से विक्की नाम का लड़का बंदूक तान देता है। खबरदार, जो हिलने की कोशिश की तो गोली कनपटी के आर पार हो जाएगी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी ही फौजी भाभी का घर तोड़वाकर जिसकी शादी अपने भाई से करवा रही हो, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे चीट करके ये ऋचा तुम्हारे भाई से शादी कर रही है। मगर मेरा टारगेट तुम हो, न तुम। इसे अपने भाई से शादी करने के लिए फोर्स करती और न ये मुझे छोड़ती। तभी संध्या आहिस्ते से आगे जाती है और विकी को जमीन पर गिराकर बंदूक छीन लेती है। इस बीच गोली संध्या के हाथ के आर पार हो जाती है। यश रोते हुए संध्या को थाम लेता है। नहीं संध्या, नहीं संध्या, आंखें बंद मत करना, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। यश जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी किसी गैर इंसान का ख्याल भी नहीं किया। भाभी आप मत बोलिए, ये सब मैंने किया है। भैया मुझे फौजी भाभी नहीं चाहिए थी। मैंने आप दोनों के बीच में फूट डाला और ये खत भी मैंने आपको भेजे थे। आज भाभी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है और मैंने इनकी जिंदगी में कांटे ही कांटे भर दिए। आखिर में सब लोग संध्या को अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी जान बच जाती है और कनिका का उसकी फौजी भाभी के प्रति कड़वा बर्ताव भी बदल जाता है।